Good morning students, this is Savan here. Today we are going to discuss about an important topic that is pronoun. आज हम लोग pronoun के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले तो ये कि we have a little idea about this. Pronoun is a part of speech in which there are certain important topics included that you must know. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है? बेसिकली प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे आपको बताया गया होगा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब उसमें जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। हमने इससे पहले वाले क्लासेज में वी हैव स्टडीड अबाउट नाउन एंड रिलेटिंग रूल्स टू इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज प्रोनाउन. So first we have to know about the definition of this topic. The definition of pronoun we are studying about our earlier classes, and we know that it is a word that is used in the place of noun. कोई भी ऐसा शब्द अगर नाउन के स्थान पर हम यूज करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. अब इसके कितने टाइप्स हैं, क्या इसकी डिफिनेशन है, उन टाइप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, वो आपको आज यहाँ इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे. तो सबसे पहले जो इसकी डिफिनेशन है वी मस्ट नो अबाउट इट. तो हम डिफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. तो जो डिफिनेशन है हमारा प्रोनाउन का वो ये है कि इट इज़ ए वर्ड. जो डिफिनेशन वो है इट इज़ ए वर्ड या एक शब्द है दैट इज़ जो कि दैट इज़ यूज्ड जो यूज होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन. अब यहाँ पे बेटा डिफिनेशन आपको बताई गई है कि प्रोनाउन इट इज़ ए वर्ड दैट इज यूज्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं. अब What is our aim? What is our motto to use it in the place of noun? आखिर हमारा मकसद क्या है कि इसको हम नाउन के स्थान पर यूज करें. तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, इफ एनी सेंटेंस वी स्पीक, तो ये ऑकवर्ड ना हो, थोड़ा बेतुका ना लगे सुनने में, तो उसमें हम अगर वही नाउन बार बार रिपीट होता है तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. पहले तो वो नाउन लिखेंगे, फिर अगर उसके बाद वाले सेंटेंस में कहीं पर भी उस नाउन का जिक्र पुनः हुआ है तो हम उसके स्थान पर वो नाउन डायरेक्टली ना लिखकर उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन है उसको हम लिखते हैं. जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि रामू एक अच्छा लड़का है, रामू क्लास 8th में पढ़ता है, रामू कठिन परिश्रम करता है, रामू रोज़ विद्यालय जाता है, तो आपको जो यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस बताए गए हैं, इन 3-4 सेंटेंसेस में केवल एक ही पर्सन की बात हो रही है. वो पर्सन कौन है? रामू है. तो बार बार रामू जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है हर सेंटेंसेस में, तो ये थोड़ा सुनने में इम्प्रॉपर लगता है. तो बार बार उसी नाम को ना लिखकर हम उसके लिए जो प्रोनाउन है वो यूज़ करते हैं. तो रामू के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा बेटा? ही होगा. तो पहले तो हम नाउन का यूज करेंगे, और फिर अगर दोबारा उसी नाउन को हमें लिखना हुआ तो हम उसके स्थान पर जो प्रोनाउन उसके लिए होगा उसको हम यूज करेंगे. अब इसमें कुछ प्रोनाउंस हैं, आपको ये देखने हैं. सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जो अभी आपको बोला गया. रामू इज अ गुड स्टूडेंट. रामू इज ए गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप. फिर उसी सेंटेंस उसी बच्चे के बारे में हमें आगे भी लिखना है, तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. ही गोज़ टू स्कूल डेली. वह रोज़ विद्यालय जाता है. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम अगर उसी नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में भी बात कर रहे होते हैं तो उस नाउन को ना लिखकर हम उसके स्थान पर उससे संबंधित जो प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं. तो हमने यहाँ पे पहले तो रामू लिखा, हमें पता चला आखिर बात किसकी हो रही है. फिर दोबारा हमें पता है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हमने इसके स्थान पर इसका प्रोनाउन लिख दिया इस नाउन का. तो रामू एक लड़का है, उसके लिए प्रोनाउन हमें कौन सा चाहिए? ही चाहिए.
तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स और आगे बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। आखिर यूज़ करने का मेन हमारा मकसद क्या है, ताकि जो सेंटेंस है अगर कोई भी उसे सुने या कोई भी बोले वो थोड़ा प्रॉपर लगे, उचित लगे, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर बेसिकली 8 पार्ट्स, 8 टाइप्स प्रोनाउन के होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन सेवरल टाइप्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जो प्रोनाउन है उसके जो प्रकार भी जितने दिए गए हैं उन सभी टाइप के बारे में हम, उसकी डिफिनेशन क्या है, उस टाइप के प्रोनाउन में कितने प्रोनाउन आते हैं, उनका यूज हम कब करते हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। जो हमारा पहला टाइप है वो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, जो पहला टाइप है वो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ये ऐसे प्रोनाउंस का एक ग्रुप होता है जो हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति के बताने के लिए, किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए, वहाँ पे यूज करते हैं, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, दीज प्रोनाउंस are used to introduce a person और थिंग। इस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं या तो किसी व्यक्ति के लिए या तो किसी वस्तु के लिए। तो अगर ऐसे प्रोनाउन है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उस पर्सन को हमें संबोधित करना है बगैर उसका नाम लिए, तो वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। या कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, और उसके लिए हमें उसका नाम ना लिखना हो, एक प्रोनाउन का यूज करना हो, तो भी वो किस में आएगा, पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। अब पर्सनल में ही आपको एक शब्द मिलेगा पर्सन। पर्सन मतलब है व्यक्ति। अब व्यक्ति इंग्लिश ग्रामर में नाउन के अकॉर्डिंग जो हमारे पर्सन है उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है वो है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले तो इसके टाइप्स लिखेंगे कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इट। कि इस प्रोनाउन के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो आई थिंक यू हैव रिटन द डिफिनेशन व्हाट आई हैव टोल्ड हियर, नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट। तो जो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो है, जो फर्स्ट टाइप वो हमारा है फर्स्ट पर्सन के लिए। ये फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आएंगे वे हमारे आई है, वी है, मी है, अस है। ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे मैंने 4 प्रोनाउन लिखे हैं,
आई, वी, मी, अस, ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, नॉमिनेटिव केस हैं जो हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं जो हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता क्या है कि बेसिकली अगर फर्स्ट पर्सन की डिफिनेशन आपको बताई जाए तो ये होगा द पर्सन स्पीकिंग, कि वह व्यक्ति जो कुछ कह रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो जो बोलने का काम करता है, जो स्पीकर होता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में से मैं हो गया, हम हो गए, तो जहाँ पे खुद की बात की जाए, खुद के द्वारा कोई कार्य किया जाए, तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज होता है। आई का यूज होता है खुद के लिए, कोई एक पर्सन होगा। अब वी का यूज होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग हों, कार्य कर रहे हों, तो वहाँ पे वी का यूज होता है। अब इसका यूज कब करना है? जब वो पर्सन कुछ बोल रहा हो, वो पर्सन कुछ कह रहा हो, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अब जो हमारा सेकंड पर्सन है, उसमें कितने प्रोनाउन आते हैं वो भी आप देखिए। सेकंड पर्सन, तो जो बेटा सेकंड पर्सन है, इसमें एक प्रोनाउन आता है यू। ये नॉमिनेटिव भी है। नॉमिनेटिव मतलब जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर भी लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी है, जिसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी लिख सकते हैं। तो यू सब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो ऑब्जेक्ट में लिखना होता है तो भी हम यही लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ये सब्जेक्टिव केस हुआ, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये सब्जेक्टिव केस हुआ, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो वैसे ही यू ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है? द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू। अब इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे लिखा गया है कि वह व्यक्ति जिससे हम कुछ कह रहे हो, जो हमारी बातों को सुन रहा हो, वो सेकंड पर्सन हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिखा है यू मतलब होता है तुम। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप इस प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके ठीक सामने होगा, आप डायरेक्टली उससे कुछ बोल रहे होंगे। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, और उसके सामने जो है, जिसको बोल रहा है, जिसको सुना रहा है कुछ, वो हो गया सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो जिससे बोला जाता है, जिससे कुछ बातें कही जाती हैं, वो सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन क्या है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को, देखिए उसको कि थर्ड पर्सन क्या है। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इसकी फैमिली थोड़ा बड़ी है। इसमें हम ही का यूज करते हैं मेल के लिए, शी का यूज करते हैं फीमेल के लिए, दे का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, इट का यूज करते हैं थिंग्स के लिए, और ये होती क्या बेटा, सिंगुलर होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन मैंने लिखे हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिए आप कि थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन, व्हाट आई रिटन इन थर्ड पर्सन, देयर आर सेवरल प्रोनाउंस इन दिस। फॉर एग्जाम्पल ही, दैट वी यूज फॉर मेल, and the second one is she, that is used for female. The third one is they, we use this pronoun when there are plural number, and last is it. it क्या होता है कि एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन के लिए। बेसिकली it का यूज हम करते हैं उस वस्तु के लिए या उस जानवर के लिए। अगर हमें व्यक्ति की बात करनी होती है तो हम इसमें से यूज करते हैं। it का यूज वस्तुओं के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। तो इसको आप दिमाग में रखिए कि ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर हैं। ये क्या प्रोनाउन प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा लोग हों थर्ड पर्सन में, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। अब थर्ड पर्सन की डिफिनेशन क्या है? द पर्सन स्पोकन ऑफ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या कि वह व्यक्ति जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं। तो अब इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए
कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन and where we used personal pronoun, we used personal pronoun when we have to indicate about a person or about a thing, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है, किसी वस्तु के बारे में बताना होता है. And we have also know that how many types of this personal pronoun are there, and I have written here there are 3 types of pronoun. The first one is first person. इस फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? केवल 4 हैं, ज़्यादा नहीं है. आई है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है. वी है जिसका ऑब्जेक्ट क्या अस है. नाउ वी नो द सेकंड वन. तो सेकंड पर्सन में क्या, केवल एक ही प्रोनाउन है जिसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर यूज करते हैं. अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति खुद बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिस व्यक्ति से बोला जाता है, जो व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है, वो हमारे लिए हो गया सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, मान लीजिए आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप अपने फ्रेंड से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे वो ऐसा है, वो मेरी कॉपी नहीं दिया उसने, वो स्कूल डेली नहीं आता है, बहुत ही शरारती है. तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कुछ बातें कहिए जो उस बोलने के वक्त के दौरान आपके ठीक सामने ना हो, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन में यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं. अब ये तो जितने भी 4 प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्टिव केस के हैं. इन्हीं प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इन्हीं प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा. शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा. दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा. इट का इट ही रहेगा. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं. किसके ऑब्जेक्टिव केस हैं? जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं इनके. ये जो प्रोनाउन यहाँ पे लिखे ये सब्जेक्ट में लिखे जाएंगे. अगर इन्हीं प्रोनाउन का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो वर्ब के बाद हमें लिखना हो यही प्रोनाउन, तो अगर वर्ब के बाद इन्हीं प्रोनाउन को लिखना होता है तो इनमें कुछ बदलाव हो जाता है. जैसे ही का बदलाव होता है हिम में, शी का होता है हर में, दे का होता है देम में, इट का इट ही रहता है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. कई बार बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होता है वहाँ पे सब्जेक्टिव लिख देते हैं, और जहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना होता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो लिख कर आते हैं. तो ध्यान रखिए कि अगर वर्ब के बाद हमें इस प्रोनाउन को लिखना हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें ये लिखना है, और अगर वर्ब के पहले लिखना हुआ तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म हमें ये लिखना है, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब के बाद ही हमें ऑब्जेक्ट मिलता है. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट कि यहाँ पे जो 3 कैटेगरीज हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वो आपको बता दी गई हैं. जो व्यक्ति बोलता है कुछ फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती बेटा वो थर्ड पर्सन. सभी में जितने प्रोनाउन हैं ऑब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट क्या होगा वो आपको बताया जा चुका है. तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए. अब हम मूव करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप का प्रोनाउन है. अभी तो हमने एक ही टाइप के प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन. अब हम मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में. देखते हैं उसकी डिफिनेशन क्या है. जो सेकंड टाइप का है वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इनके बारे में. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू indicate a person or thing, and also tell us, और हमें ये भी बताते हैं whether the person or thing is near और far. अब यहाँ पे आप देखिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक. ठीक है. अब संकेतवाचक के लिए इसको हम यूज करते हैं संकेत इंडिकेट करने के लिए. इशारा, अगर कोई भी नाउन या कोई भी जिसमें कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, अगर वो ठीक आपके सामने हो और उसकी तरफ आपको इशारा करके कोई प्रोनाउन का यूज़ करना हो कि वह एक पेड़ है,
वह एक जानवर है। तो जो यहाँ पे वह शब्द आया है, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब किताबें हैं। तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें जिस प्रोनाउन का यूज करना होता है वो होता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका यूज हम दूरी के लिए भी कर सकते हैं। हम इन्हीं प्रोनाउन की मदद से ये बता देंगे कि आखिर जिस चीज़ के विषय में बात हो रही है वो हमारे नज़दीक है या हमसे दूर है। अब यहाँ पे इसके 4 प्रोनाउंस होते हैं। एक तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा होता है फार के लिए। फार मतलब जो दूरी पर है, नियर मतलब जो नज़दीक है। अब सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी इसमें होते हैं। तो नियर के लिए हो गया दिस और फार के लिए हो गया दैट। प्लूरल में नियर के लिए हो गया दीज, फार में हो गया दोज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, हम इसका यूज करते हैं। दिस इज माई पेन। मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि दिस इज माई पेन। अब अगर मान लीजिए पेन के बारे में बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जो पेन होगी वो आपके नज़दीक होगी। अगर हमने दिस का यूज किया है तो दिस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब वो चीज़, वो नाउन हमारे पास क्या हो, नियर, नज़दीक हो। तो अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति नज़दीक होता है उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो हम दिस का यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं आपके नज़दीक में, उन सभी चीज़ों को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना है तो आप दिस का यूज़ करिए। तो बेसिकली डिफरेंस समझिए। अब नज़दीक का मतलब ये कि इतना नज़दीक हो कि आप उसको टच कर पाएँ। जैसे ये पेन है, इसको आप टच भी कर सकते हैं, नज़दीक है। तो अगर इतना नज़दीक है कि आप उसको टच कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम दिस सिंगुलर केस में यूज़ करेंगे और दीज यूज़ करेंगे हम प्लूरल केस में। लेकिन अगर वही चीज़ आप कुछ दूरी पर है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं तो सिंगुलर के लिए दैट का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिए डिफरेंस को। नज़दीक के लिए ये दोनों का यूज़ करना है, दूरी के लिए इन दोनों का यूज़ करना है। जो पहले लिखे गए ये सिंगुलर होते हैं। अगर एक वस्तु है तो सिंगुलर यूज होगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा पेन्स होते तो हम नज़दीक के लिए इस प्लूरल का यूज़ करते हैं, दीज का। तो ये तो हमारा था दूसरा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम मूव करते हैं तीसरा प्रोनाउन इंडिफिनिट के लिए। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडिफिनिट जो शब्द है अगर उसकी हिंदी हमें पता हो, अगर हम जानते हो तो उसका मतलब होता है अनिश्चित। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन अब डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडिफिनिट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, केवल एक बेसिकली जो मेन हमारा डिफरेंस वो ये है कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन इन अ ग्रुप। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? ये प्रोनाउन का यूज होता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे वस्तु के लिए जो कि एक ग्रुप में हो और हमें ये ना पता हो कि उस ग्रुप में हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हों, किस वस्तु की बात कर रहे हों। वो उस समूह में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये हमें पता ना हो। एग्जाम्पल देखिए इसके लिए क्या है? ईच, सम, नो वन, वन, एनी वन, समवन, इस प्रकार से। एग्जाम्पल क्या है? सम वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है समवेयर प्रेजेंट इन द क्लास, कि कुछ क्लास में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। अब इसके बारे में, अब यहाँ पे मैंने जिस भी प्रोनाउन का यूज़ किया है सम का, वो हमारा क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये जो हमारा प्रोनाउन बेटा ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है।
अब यहाँ पर समवेयर प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ क्लास में उपस्थित थे। अब कुछ में क्या आपको एकदम निश्चित है कि किसकी बात हो रही है, कौन से बच्चे की बात हो रही है, कौन से व्यक्ति की बात हो रही है, कौन से पर्सन की बात हो रही है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस यही होते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन हम क्लियर ना हो कि आखिर हम बात किससे कर रहे हैं। वो उस ग्रुप में जितने भी हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो सब यहाँ पे बोल दिया गया है कि कुछ क्लास में थे, कुछ बच्चे क्लास में थे। अब कुछ में से कौन कौन से थे ये आपको पता नहीं है। तो जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें, नो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। मैंने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, कि हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, जो उसका दायित्व हो उसको करना चाहिए। अब यहाँ पर दायित्व को करने की बात हो रही है कि किसको अपने दायित्व को करना चाहिए, तो किसी को भी। तो वन का मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ उसका मतलब किसी को भी, कोई भी हो सकता है। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर ये क्या डेफिनेटली किसी एक व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ये कोई भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी ऐसे प्रोनाउन का यूज किया जाए और हमें ये ना पता हो ये किस व्यक्ति के लिए यूज हुआ है या किस वस्तु के लिए यूज हुआ है, केवल हमें इतना पता हो कि कोई भी हो सकता है, तो वो जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ टाइप का प्रोनाउन है वो क्या है? जो फोर्थ टाइप का प्रोनाउन वो हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बेटा इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न करना। दीज प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस, कि जब कोई प्रोनाउन एक इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हो उसमें प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, जहाँ पे प्रश्न किया जाए। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन हैं? जैसे हु हो गया, whom, whose, which, etc। एग्जाम्पल देखिए आप सेंटेंस में, हु इज देयर। दूसरा, whom did you tell। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है। दोनों सेंटेंस को इफ़ यू सी द सेंटेंसेज यू विल नोटिस दैट बोथ द सेंटेंसेज आर इंट्रोगेटिव, कि दोनों सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव हैं। एंड वी हैव यूज्ड अ सर्टेन वर्ड टू स्टार्ट दीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड हु एंड इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव यूज्ड whom। तो यहाँ पर जो दोनों शब्द का यूज किया गया बेटा एक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, वो है जो पहला शब्द है हु है, दूसरा है whom है। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब होता है किसे। तो हु इज देयर, वहाँ कौन है। whom डिड यू टेल, तुमने किसे बताया। तो कौन है, कौन शब्द पहले में और किसे बताया, तो यहाँ पर दूसरे में whom। ये दोनों क्या हमारे हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो कोई प्रश्न करते हों उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ प्रोनाउन यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहीं पर आपको एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा हु शब्द है इसका यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। whom का यूज करते हैं, whom का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। और whose का यूज करते हैं पॉसेसिव केस के लिए। अब इसको ध्यान समझिएगा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हु का मतलब क्या है। पहले सेंटेंस में देखिए, इसको ध्यान समझने की कोशिश करिए, हिंदी में लिख दें। इसका मतलब कौन, किसे, किसका।
इस तरह से अर्थ होता है। तो अगर जो हमारा पहला सेंटेंस इसमें देखिए हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो यहाँ पर जो हु शब्द है वो हम एक सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किए हैं। मीनिंग क्या है, कौन, कौन शब्द आया है हु से, इसलिए यहाँ पे हमें हु का यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या हुम का यूज हुआ, हु का यूज़ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि बताने का जो यहाँ पे टेल मतलब है बताना, बताने का कार्य कौन कर रहा है, यू, जो सेकंड पर्सन है। तो जो कार्य करता बेटा वो सब्जेक्ट होता है, तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अगर यू हमारा सब्जेक्ट होगा तो जो ऑब्जेक्ट में हमें प्रोनाउन लिखना होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, हुम होगा। और थर्ड हमारा क्या, हुज है। हुज का यूज हम कब करते हैं, जब कोई नाउन ऐसा हो जिसका ओनरशिप या जिसका मालिकाना हक किसी दूसरे के ऊपर हो, उसका वो मालिक हो, तो वहाँ पे हम हुज का यूज करते हैं। एक हुज का एग्जाम्पल देखिए, थर्ड वाला, हुज बुक डिड यू बारो। हुज बुक किसकी किताब डिड यू बारो, तो यहाँ पे हुज के बाद एक नाउन जरूर होगा आपको, और ये जो हुज है ये यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव केस है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना हो वहाँ पे हम हुम का यूज करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना हो वहाँ पे हु का यूज करेंगे, जहाँ पे पॉसिटिव केस बनाना हो वहाँ पे हम हुज का यूज करेंगे। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो प्रश्न करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन लिखे गए हैं, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया। अब जो हमारा अगला टाइप है पांचवा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पांचवा टाइप कौन सा है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन टू डिफरेंट सेंटेंसेज और क्लॉजेज, कि ये प्रोनाउन यूज होते हैं दो अलग सेंटेंसेस को या दो अलग प्रकार के क्लॉज हो उनको ज्वाइन करने के लिए। अब ध्यान से देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आएगा इसका फॉर्मेट क्या होगा, कि सबसे पहले वो नाउन होगा, फिर इसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना होगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा इस नाउन के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द पर्सन हु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि आई नो द पर्सन हु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ हु। अब इस प्रोनाउन का यूज क्या है कि ये दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। पहला क्लॉज क्या हमारा कि आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। अब जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, उस व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए यूज हुआ है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे जो हु यूज हुआ है वो इस व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो दूसरे क्लॉज को लिखने से पहले हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को लिखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है, ज्वाइन करता है दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से, और ये इनको कंजक्शन का भी ये काम करते हैं। ज्वाइन करता है कौन, कंजक्शन, तो इनको कंजक्शन भी कहा जाता है। इसमें कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या एग्जाम्पल्स,
कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है। एक तो हो गया बेटा आपका दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं कि जो कंजक्शन का भी काम करते हैं, क्योंकि रिलेट जो भी चीज़ें ज्वाइन करती हैं, कोई ऐसा शब्द जो अलग अलग हिस्सों को ज्वाइन करेगा वो कंजक्शन ही होगा। तो ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कंजक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। इनका यूज हम कब करते हैं, ये दो अलग अलग हिस्सों को ज्वाइन कराते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो यूज होते हैं उनके पहले जस्ट आए हुए नाउन के लिए। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये नाउन, पर्सन क्या बेटा नाउन है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है कि जो पूर्ववर्ती, मतलब इस प्रोनाउन के पहले जो कुछ भी नाउन आया है उसको हम एंटीसीडेंट नाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जरूर कोई एंटीसीडेंट नाउन आया होगा और रिलेटिव प्रोनाउन उसी नाउन के लिए वर्क करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब लगेगी वो उस नाउन के आधार पर ही लगेगी। अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट टेंस में हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर ये हमारा प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा प्लूरल होगा। तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा छठा टाइप का है प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है। दीज प्रोनाउंस शो पोसेशन, जिसको हम ओनरशिप भी कहते हैं, ओनरशिप भी कहते हैं, हिंदी में होता है स्वामित्व। कि अगर कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु का कोई भी ओनर हो, किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु हो, तो उस वस्तु का वो स्वामित्व करता है, स्वामित्व होता है, ओनर होता है। और ऐसे प्रोनाउन अगर स्वामित्व के लिए यूज किए जाएं, ओनरशिप के लिए, तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हिज हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, दियर हो गया, दियर्स हो गया, इट्स हो गया, हर हो गया, ETC। इस तरह के हिज, योर, योर्स, फिर इसके बाद माई, माइन। तो ये कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन लिखे गए हैं जो ओनरशिप का काम करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, दिस पेन इज माइन। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सेंटेंस, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे पेन का ओनरशिप है, इसका ओनर कौन है, पेन का मालिक कौन है, मैं हूँ। तो उसके लिए, मैं के लिए जो भी प्रोनाउन यूज किया गया है, ओनरशिप जो बता रहा है, वो बेटा होगा हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स। तो जो कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाए और वो एक ओनरशिप बताए, वो एक स्वामित्व की भावना वहाँ पे प्रकट करता हो किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति के लिए जो कि उसी सेंटेंस में पहले आया हो, तो उसके लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको ध्यान में देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिफिनेशन क्या है कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड by simply adding self or selves in the pronouns। ये प्रोनाउंस
इसका यूज, ये प्रोनाउंस क्या होते हैं कि अगर प्रोनाउन में लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लिखा गया है तो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो। जैसे आई के लिए क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। वी के लिए हो जाएगा आवर सेल्फ्स हो जाएगा। शी के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। इट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इट सेल्फ हो जाएगा। दे के लिए हो जाएगा देम सेल्फ्स हो जाएगा। यू के लिए क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ। तो अगर कोई भी प्रोनाउन हो जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ से लगाया गया हो तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज, ये आपको बातें नोटिस करनी है कि इसका यूज हम कब करें। तो इफ द डूअर ऑफ द वर्क इज आल्सो एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस का डूअर, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कार्य करता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डिड द होमवर्क, आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ, कि मैंने कार्य खुद से किया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो माई सेल्फ हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, एक कार्य किया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कार्य किसके ऊपर किया गया है, जो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, माई सेल्फ, मैं खुद हूँ। तो एक तो सब्जेक्ट भी आप ही हैं और जो वर्क किया गया उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें क्या लिखना होता है, उसी प्रोनाउन का हमें क्या लिखना होता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखना होता है। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म कैसे लगता है, या तो लास्ट में सेल्फ लगा दें या तो सेल्फ लगा दें। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो सेल्फ के स्थान पर सेल्फ्स लगा देंगे। इसलिए आपको कुछ यहाँ पे प्रोनाउन लिखे गए हैं कि कब हमें सेल्फ लगाना है, कब सेल्फ्स लगाना है। तो अगर सब्जेक्ट भी वही व्यक्ति है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी वही व्यक्ति है तो उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। जो हमारा 8वां टाइप है वो इसी से रिलेटेड है, वो हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है उसको देखिए। इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होता है कि जब सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, फिर जाके वर्ब लिखते हैं, फिर दूसरे शब्द लिखते हैं, तो जो बेटा ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसको हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन। अब अगर यही प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद में होगा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे इससे पहले वाले में लिखा था हमने आई डिड द वर्क माई सेल्फ। इसी को मैं दूसरे प्रकार से लिखूं, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। यहाँ पे मैंने वही एक ही सेम सेंटेंस लिखा है,
डिफरेंस केवल इतना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में हम लिखते थे, अगर उसी को हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख दें, वर्ब के पहले लिख दें, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, वो इम्फेटिक बन जाता है। इम्फेटिक मतलब होता है इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज मतलब क्या है कि जोर देना, प्रेशर बढ़ाना, महत्व बढ़ जाना। तो इसका टू इंक्रीज इम्पोर्टेंस और टू प्रेशराइज, या तो जो डूअर है उसको अधिक हमें बताना हो, जोर देना हो कि सब जाने कि आखिर डूअर जो है वो है कौन, तो उसके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने का अंतर है। अगर लास्ट में लिखा होगा तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लिखा होगा तो हो जाएगा एम्फेटिक। अंतर क्या है? केवल समझने का अंतर है कि यह कार्य मैंने खुद किया है, ये तो इसमें जो आया वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यह खुद से मैंने कार्य किया है, तो यहाँ पे खुद अपने ऊपर आप प्रेशर, पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है, अपने ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, महत्व बढ़ा रहे हैं अपना, कि लोग जाने कि मैंने खुद से ये किया है या मैंने खुद से किया है। दोनों में कुछ अंतर है कि अगर लास्ट में हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे तो इससे प्रेशर और बढ़ जाता है सब्जेक्ट का, यह और हाईलाइटेड हो जाता है, तो ये यहाँ पे वर्क करेगा एज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसमें कोई भी डाउट ना रखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब के पहले मिल जाएगा तो एम्फेटिक है, अगर वर्ब के बाद मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब जो हमारा 9 टाइप का 9वां टाइप है प्रोनाउन का, वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो हमारा बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? डिफिनेशन देख लीजिए। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टेल अ म्यूचुअल रिलेशन between the members of a group। अब इसको ध्यान समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। मैंने सेंटेंस लिखा है, इसकी डिफिनेशन लिखी है कि दीज प्रोनाउंस, कौन से प्रोनाउन? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब मैथमेटिक वाला रेसिप्रोकल नहीं कि उल्टा कर दो रेसिप्रोकल हो जाए, इसका मतलब दूसरा है कि दीज प्रोनाउंस, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, आर यूज्ड, उनका यूज किया जाता है, टू टेल, बताने के लिए, क्या चीज? अ म्यूचुअल रिलेशन, एक म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, जो आपसी हो उसको म्यूचुअल कहते हैं। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, जो आपस में समझ लिया जाए उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपसी रिलेशन है, संबंध है, उसको बताने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। मान लीजिए कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह है, मान लीजिए 4-5 व्यक्तियों का एक समूह है, वहीं दूसरा देख लीजिए कि केवल 2 व्यक्ति हैं एक समूह में। अब इसको ध्यान से देखिएगा, केवल 2 प्रोनाउन आते हैं, वन अनदर, फिर है ईच अदर, रेसिप्रोकल में। अब मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप बनाया है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा हो गया बेटा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे कि देयर आर 5 पर्सन इन फर्स्ट ग्रुप एंड देयर आर ओनली 2 पर्सन इन सेकंड ग्रुप। तो अगर ये पांचों आपस में दोस्त हैं, अब अगर इसमें से कोई एक स्टूडेंट या एक पर्सन बोलता कि वी आर 5 फ्रेंड्स, कि हम 5 दोस्त हैं, वी रेस्पेक्ट वन अनदर। ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंस इस ग्रुप के लिए हैं। इस ग्रुप में 5 लोग हैं,
पांचों क्या आपस में दोस्त हैं? तो इसमें बताया गया वी आर 5 फ्रेंड्स। कोई एक बोल रहा है कि हम पांचों क्या, हम 5 दोस्त हैं। वी रिस्पेक्ट वन अदर, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब एक दूसरे का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इसका करता है सम्मान, ये इससे रिस्पेक्ट करता है, ये इससे, मतलब हर कोई एक दूसरे से करता है। ऐसा नहीं केवल यही बाकी चारों का रिस्पेक्ट करता हो, बाकी ये 4 इससे ना करते हो, ऐसा नहीं है कि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कि जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हों ग्रुप में और वहाँ पे हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना हो, तो उसके लिए हमेशा हम वन अनदर का यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस ग्रुप में देखें केवल 2 लोग हैं, तो अगर इसके लिए सेंटेंस लिखना होता तो हम लिखते वी आर 2 फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, केवल ऐसे लिखते वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं 2 के लिए। अब दूसरा सेंटेंस लिखना होता वी रेस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ईच अदर लिखा है, यहाँ पे वन अनदर लिखा है। तो वन अनदर तभी यूज करना जब 2 से ज़्यादा लोग ग्रुप में हों, ईच अदर का यूज करना जब केवल 2 लोग हों। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन होता है, जैसे यहाँ पे केवल 2 प्रोनाउन इसमें होते हैं वन अनदर ईच अदर, कि ऐसे प्रोनाउन जो कि ये बताएं कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन बताएं। तो उस रिलेशन को बताने के लिए जिस भी प्रोनाउन का हम यूज करेंगे जो म्यूचुअल रिलेशन बताए, कि हर कोई व्यक्ति हर किसी से जुड़ा हो, तो ऐसे रिलेशन के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं बेटा वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। 2 प्रकार के होते हैं, वन अनदर ईच अदर। वन अनदर का यूज करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोग हों, ईच अदर का यूज करते हैं जब केवल 2 लोग हों। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड, जो हमने यहाँ पर पढ़ा। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, डिफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एंड आल्सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स वी हैव रिटन हियर? 9 टाइप्स। तो 9 प्रकार के प्रोनाउन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आपको जो कुछ भी बताया गया है हर टाइप में उसकी डिफिनेशन क्या है वो आपको देखनी है, समझनी है। जो एग्जाम्पल बताया गया है वो आपको देखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको ज़रूर पूछिए, डाउट तुरंत क्लियर करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आई विल प्रोवाइड यू अ लिटिल होमवर्क, एक थोड़ा सा होमवर्क दूंगा मैं आपको, इन विच यू हैव टू फिल द वर्ड्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। आप उन फिल इन द ब्लैंक्स में जो सही प्रोनाउन यूज होगा वो आपको भरना है। ये छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आप इसे समझ गए होंगे। एंड यू हैव आल्सो रिटन, आप इसको लिख भी चुके होंगे, कॉपी में लिखते भी रहे होंगे जब वीडियो आप देख रहे होंगे। इफ़ यू फाउंड एनी डाउट, अगर तो आपको कोई डाउट मिलता है देन यू आस्क मी एंड इट विल बी गुड टू you and also to me. Thank you students, have a nice day.